हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 43rd वीडियो है। इससे पहले 42 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, When did the Maharashtra government launch the jail tourism initiative? महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत कब की थी? तो 26 जनवरी 2021 में जो है महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से, किससे? यरवदा जेल से जो है जेल पर्यटन की शुरुआत की थी। और ये देश में इस तरह की पहली पहल थी। और इस पहल का मकसद क्या था? तो इस पहल का उद्देश्य जो है ऐतिहासिक जेलों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में लोगों को बताना था। तो ये था जेल पर्यटन। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई थी? तो 26 जनवरी 2021 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो यरवदा की, पुणे की यरवदा जेल से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जनवरी 2021। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, On the Constitution Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar to prepare a drafting constitution for India. डैश को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया, जिसमें अंबेडकर ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया। कब किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जो है इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इनके अलावा इस समिति के 6 और मेंबर्स थे। उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से प्रारूप समिति का मेंबर कौन नहीं था। तो 3 होते हैं और चौथा जो आपको एक ऑड होता है उसको पहचानना होता है। तो एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से मेंबर थे। तो KM मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर, यहाँ लिख देती हूँ, गोपाल स्वामी अयंगर, एन महादेव राव और TT कृष्णमाचारी। कौन? TT कृष्णमाचारी। तो ये 6 मेंबर और थे किसके? प्रारूप समिति के। और अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को जो है इस पर जो संविधान सभा के सदस्य थे, मनोनीत सदस्य, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और 26 जनवरी
लास्टली 26 जनवरी 1950 को जो है जो हमारा संविधान है ये प्रभाव में आया था। तो याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें प्रारूप समिति के बारे में और हमारे संविधान के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 29 अगस्त 1947 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पिकॉक जो है ये किस में आता है, ये एवीज में आता है। तो इसका जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है। सी हॉर्स जो है ये किस में आता है, ये पाइसेस वर्ग में आता है। किस में, पाइसेस वर्ग में आता है। और इसका जो हार्ट होता है ये 2 चैम्बर्ड होता है। फ्रॉग जो है ये एम्फीबियंस में आता है, एम्फीबियंस में आता है। और इसका जो हार्ट है ये 3 चैम्बर्ड होता है। फिश पाइसेस में आते हैं, इनका जो हार्ट है वो भी 2 चैम्बर्ड होता है। तो याद रखिएगा पिकॉक जो है, पिकॉक का जो हार्ट है ये कितने चैम्बर्ड होता है, ये होता है 4 चैम्बर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर। भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था। तो भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प जो है ये कब पारित किया गया था, कब घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1948 में। 6 अप्रैल 1948 में ये घोषित किया गया था। और उस समय जो उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उस समय उद्योग मंत्री थे और उन्होंने इसे पेश किया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1948 ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए ऑर्डर और कमांड विच इज गिवन बाय अपर कोर्ट टू हिज सबॉर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज इफ इट हैज़ नॉट परफॉर्म टू हिज ड्यूटीज। डैश एक आदेश है जो ऊपरी अदालत द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया जाता है यदि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। तो ऐसा कौन सा आदेश है, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए कानूनी तौर पर दिया जाता है। तो ये है मैंडमस या परमादेश इसको कहा जाता है। ये क्या है, ये रिट्स होती है फ्रेंड्स। देखिए रिट्स जारी करने की शक्ति किस किस के पास होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिट जारी करने की शक्ति होती है। और टोटल कितनी रिट्स हैं, तो 5 रिट्स हैं। याद रखिएगा इसको, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने रिट पर जो है एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैंडमस या परमादेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A consumer's optimal bundle is located at the point of tangency between the budget line and vote. एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और किसके बीच स्पर्श रेखा बिंदु पर स्थित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कंज्यूमर का ऑप्टिमल बंडल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर किस किसके बीच स्थित होता है, बजट लाइन के और इंडिफरेंस कर्व के। किसके बीच स्थित होता है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के बीच स्थित होता है। और इसे अधिमानता वक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिमानता वक्र भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30 एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है, तो Zn यानी जिंक का होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। और जो परमाणु भार है ये होता है 65। बात करें निकिल की, तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। निकिल का 28 होता है। और जो इसका एटॉमिक वेट है ये होता है 58। बात करें फेरस की या आयरन की, तो एटॉमिक नंबर 26 और जो एटॉमिक वेट है ये होता है 55। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 27 और इसका जो एटॉमिक वेट है ये 58 होता है। देखिए जो निकिल का और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है ये लगभग समान होता है, इनमें पॉइंट का डिफरेंस होता है। जो निकिल का एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक वेट है, ये कितना होता है 58.693 होता है और इसका होता है 58.933। तो ये याद रखिएगा।
30 जो एटॉमिक नंबर है ये होता है जिंक का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 जिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वैष्णविज्म हाउ मेनी अवतार्स और इनकारनेशन ऑफ डीटी वर रिकग्नाइज्ड। वैष्णव धर्म में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? तो वैष्णव धर्म में देवता के 10 अवतारों को मान्यता दी गई है। कितने? 10 अवतारों को मान्यता दी गई है। और वो कौन कौन से अवतार हैं तो देख लेते हैं। तो देखिए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और लास्ट वन इज कल्कि अवतार। तो ये 10 अवतार हैं जिनको वैष्णव धर्म में देवताओं के अवतारों को मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मूल संविधान है जो कि शुरू में बनाया गया था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और जब इनको जोड़ा गया था तो इनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ और एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया, तो इनकी कुल संख्या कितनी कर दी गई? तो 11 कर दी गई। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मूल संविधान में जोड़े गए थे। और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रसिया के संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रसिया के संविधान से। बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये सब याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1976। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ राइस ब्रैन ऑयल। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में किया जाता है? तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका उपयोग चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में किया जाता है, स्टेबलाइजेशन में किया जाता है? तो ये है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। इसी वजह से जो है जो राइस ब्रैन ऑयल है इसके स्टेबलाइजेशन के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? लाइपेज को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंटेम्प्रेरी कार्नेटिक म्यूजिक हाउ मेनी मेलाकर्ता रागाज आर देयर। समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलाकर्ता राग हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मेलाकर्ता राग जो है ये कर्नाटक संगीत के मूल रागों का एक समूह है और इन्हें जनक राग क्या कहा जाता है? जनक राग भी इनको कहा जाता है। और इनसे ही जो अन्य राग हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक संगीत में कितने मेलाकर्ता राग हैं? तो ये हैं 72। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको CPCB भी कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1974। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश डिफीटेड महमूद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभा इन चित्तौड़गढ़। किसने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ खड़ा किया? तो देखिए फ्रेंड्स, राणा कुंभा के द्वारा जो है महमूद खिलजी को हराया गया था और लड़ाई के विजय स्मारक के रूप में इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इस विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया था इनके द्वारा? तो 1440 से 1448 के बीच में जो है इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवेज, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। तो भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल के चितरंजन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 239 डील्स विद द, अनुच्छेद 239 से संबंधित है। किससे संबंधित है आर्टिकल 239, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल 239, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन वो होता है जब कोई भी एलिमेंट सॉलिड से, यानी कि सॉलिड अवस्था से बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एनी एलिमेंट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस स्टेट। सॉलिड से गैस में गैस स्टेट में चेंज होना जो है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। और इसका वाइस वर्सा, यानी कि डायरेक्ट गैस से अगर सॉलिड में चेंज हो जाए, डायरेक्ट गैस से अगर सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट इंटरमीडिएट फेज दैट इज लिक्विड, तो इसको कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहा जाता है, डिपोजिशन या निक्षेपण इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा सब्लिमेशन डिपोजिशन का क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनी एलिमेंट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस स्टेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। तो बोडो भाषा जो है ये मुख्य रूप से बोली जाती है असम राज्य में। किस राज्य में, असम राज्य में जो है बोडो भाषा मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 असम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन द ईयर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ था 19 अप्रैल 1917 में जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण जो है ये बिहार में एक जगह का नाम है चंपारण, और वहीं पर जो है ये सत्याग्रह हुआ था 19 अप्रैल 1917 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 1917। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अलाउज अस टू एक्सेस द डाटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा पहुंचाने की अनुमति देता है। तो ऐसा कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा पहुंचाने की अनुमति देता है। तो वो है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। DNS क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। SNMP क्या होता है, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 HTTP। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जो गैर पारंपरिक होता है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। गैर पारंपरिक, इसको क्या कहा जाता है, इसको नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है या रिन्यूएबल सोर्स। और एक होता है पारंपरिक स्रोत, या इसको क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल भी कहा जाता है। अब देखिए गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं।
तो देखिए इनको बिना किसी कमी के बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं, जिनको गैर पारंपरिक या नवीकरणीय, इसी वजह से इनको नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इनकी कमी नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा, इसका एग्जाम्पल क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, और बायोगैस भी इसी में आता है नवीकरणीय स्रोत में। भूतापीय ऊर्जा जिसे जियोथर्मल पावर भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं पारंपरिक स्रोत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो कोयला, पेट्रोल, और कौन कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक गैस जो है इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए ये जो है ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें पूछा है कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो गैर पारंपरिक मतलब नवीकरणीय, यानी कि जिनको जो है बार बार जिनकी कमी नहीं होती है। तो देखिए लकड़ी, पेट्रोल और कोल जो है ये कैसे स्रोत हैं? ये अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है या पारंपरिक स्रोत है। और जो हवा है, पवन ऊर्जा मैंने लिखा है ना इसमें, तो पवन ऊर्जा जो है ये कैसी है? तो ये गैर पारंपरिक है, ये नवीकरणीय स्रोत है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, विंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हाउ मेनी मिलियन प्लस सिटीज़ वर देयर इन इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने मिलियन प्लस शहर थे? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 सिटी ऐसी थी जो कि मिलियन प्लस वाली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 153। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज पदायनी ए रिचुअल डांस आर्ट फॉर्म परफॉर्म्ड एट भद्रकाली टेम्पल। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य में? भारत के, तो केरला राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है। और पदायनी जो है ये केरला का एक फोक डांस भी है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, केरला राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साहित्य अकेडमी वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च डैश। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये हुआ था 12 मार्च 1954 में। 12 मार्च 1954 में जो है साहित्य अकादमी का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1954। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स डू सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच लेटर मैच्योर्स इनटू ए फ्रूट। निम्नलिखित में से किस पौधे समूह में बीज जो है अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं, जो बाद में फल के रूप में परिपक्व होते हैं? तो ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें जो सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं और बाद में मैच्योर होने के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म्स में जो है जो बीज होते हैं वो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं और बाद में वही बीज मैच्योर होकर के फ्रूट बना लेते हैं। एंजियोस्पर्म जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आगे, यानी कि मोनोकोट और डाइकोट। तो ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेरेमोनियल फोक डांस ऑफ पुदुचेरी इज रिलेटेड टू द हिंदू एपिक रामायण परफॉर्म्ड एट द विलियनूर टेम्पल इन पुदुचेरी। पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुदुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाता है? तो पुदुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाने वाला गराडी जो है ये
हिंदू महाकाव्य के रामायण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 गराड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। द फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर। भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शंस दिए हैं 1952, 1955, 1948 और 1960। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।